दोस्तों, देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हर किसी को नियम और कायदे के हद में रहना होगा। कानून को मानना ही पड़ेगा। देश के ज़्यादातर लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और आरएसएस से वास्ता रखने वाले लोगों को लगता है सब कुछ उनके मुताबिक ही चलेगा। कई राज्यों में ऐसा हो भी रहा है, लेकिन एक राज्य में उनका ये भ्रम टूट गया। वहाँ उन्हें मालूम चल गया कानून नाम की एक चीज़ है, जिसके खिलाफ चलेंगे तो चाबुक चलेगा। वहाँ चाबुक चला और एक साथ 39 संघियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। ये सब के सब अपनी मनमानी पर अड़े थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति को रोकने में मोदी, शाह और मोहन भागवत सक्षम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी शासित राज्यों में आप में से कईयों ने देखा होगा बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग कैसे उत्पात मचाते हैं और प्रशासन उनका किस तरह से सपोर्ट करता है। पुलिस कैसे नतमस्तक हो जाती है। अब कुछ इसी तरह के मुगालते को तमिलनाडु में आरएसएस लोगों ने पाल लिया था। उन्होंने नियम कानूनों को ठेंगे पर रखने का प्रयास किया, लेकिन उनको ये भ्रम पालना उन पर भारी पड़ गया। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पुलिस ने एक साथ 39 आरएसएस कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल में डाल दिया। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब 2 अक्टूबर को आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हुए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चेन्नई के पोरूर के पास 39 आरएसएस सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने बिना इजाज़त के स्कूल में गुरु पूजा और विशेष शाखा परीक्षण सत्र आयोजित किया था। ये कार्यक्रम आरएसएस के 100 साल पूरे होने और भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। प्रतिभागियों को हिरासत में लिया गया और सरकारी बसों में पास के एक सामुदायिक भवन ले जाया गया। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर मुख्य आरोप यह था कि वो स्कूल परिसर के अंदर आरएसएस की वर्दी में थे। अब स्टालिन की ओर से उठाए गए इस कदम से तमिलनाडु में बीजेपी बौखलाई रही है। लगभग 50 से 60 कार्यकर्ता एक मैदान में पूजा कर रहे थे और अचानक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब बीजेपी इस तरह बौखला गई कि वो कहने लगी माफिया सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं और तमिलनाडु में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ आरएसएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है। डीएमके सरकार तमिलनाडु में असामाजिक और अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। उन्हें इन सब पर सख्ती से नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जब आरएसएस का मार्च होता है तो पुलिस तुरंत उन पर हमला कर देती है और गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 2 अक्टूबर को आरएसएस की स्थापना के 100वें साल पूरे हुए। इसी दिन महात्मा गांधी की जयंती भी थी। केंद्र सरकार ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष के लिए स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तीखी आलोचना की। स्टालिन ने आरएसएस के 100वें साल और महात्मा गांधी की जयंती के बीच के विरोधाभास को बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस आंदोलन की शताब्दी पर जो हमारे राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले कट्टरपंथी के सपनों को साकार करता है, हमें भारत को उस दयनीय स्थिति से बचाना चाहिए जहां देश का नेतृत्व स्मारक, डाक टिकट और सिक्के जारी करता है। ये वो प्रतिज्ञा है जो राष्ट्र के सभी नागरिकों को गांधी के जन्मदिन पर लेनी चाहिए। हमारा भारत सभी धर्मों के लोगों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित मौलिक सिद्धांत पर स्थापित किया गया था। जब भी लोगों के बीच नफरत के बीज बोए जाते हैं और विभाजनकारी ताकतें सिर उठाती हैं, तो उनकी शक्ति हमें उनका सामना करने के लिए सशक्त करती रहती हैं। स्टालिन ने देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर जोर दिया। दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करता है। जिस आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन में कोई अहम रोल नहीं रहा, उस आरएसएस की स्थापना पर 100 साल पूरे होने के मौके पर 100 रुपये का सिक्का और डाक टिकट देश के प्रधानमंत्री जारी करते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उनके एक निजी सहयोगी की पुस्तक का हवाला देते हुए आरएसएस की असलियत सामने रखी और दावा किया कि राष्ट्रपिता ने संघ को सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण वाला एक सांप्रदायिक संगठन बताया था।
कांग्रेस ने 1948 की एक मीडिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तीखी आलोचना की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्यारे लाल महात्मा गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। वो लगभग 3 दशकों तक गांधी जी के निजी स्टाफ का हिस्सा रहे। 1942 में महादेव देसाई की मृत्यु के बाद वो महात्मा गांधी के सचिव बने। महात्मा गांधी पर प्यारे लाल की किताबें आज मानक संदर्भ ग्रंथ मानी जाती है। 1956 में उन्होंने महात्मा गांधी द लास्ट फेस का पहला खंड प्रकाशित किया, जिसे अहमदाबाद की नवजीवन पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया था। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लंबी भूमिका लिखी और उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी इसकी सराहना की। 2 साल बाद इसका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ। दूसरे खंड के पृष्ठ 440 पर प्यारेलाल ने महात्मा गांधी और उनके एक सहयोगी के बीच हुई बातचीत का उल्लेख किया। इस बातचीत में राष्ट्रपिता ने आरएसएस को सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण वाला एक सांप्रदायिक संगठन बताया है। ये बातचीत 12 सितंबर 1947 को हुई थी। 5 महीने बाद गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा था कि आरएसएस समाज के अलग अलग वर्गों के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन इसकी विभिन्न शाखाओं के बीच कभी अंत विरोध नहीं होता, क्योंकि ये सभी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर काम करते हैं। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र की सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहें। दोस्तों, विपक्ष के मुताबिक देश की अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है और ये भारत का दुर्भाग्य है कि इस संगठन के कार्यकर्ता सरकार चला रहे हैं। बीते 100 साल में आरएसएस ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे देश को नुकसान के अलावा कोई फायदा हुआ हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन ने जो एक्शन लिया वो ठीक है, और विपक्ष जो दावा कर रहा है कि सारी समस्याओं की जड़ आरएसएस है, उसमें कितनी सच्चाई है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।